अब यहाँ से हमारा बिल्कुल रियल असली टॉपिक शुरू है। तो आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इल्मा। तो ये टॉपिक हमारा बड़ा प्यारा सा, छोटा सा, आसान सा टॉपिक है। इसमें कोई ऐसी बड़ी बात भी नहीं है। वॉटसन एंड क्रिक नाम का मॉडल तो आप लोग शुरू से ही सुनते आ रहे हैं कि इसमें कुछ होता है। तो इसमें सबसे पहले तो मैंने स्ट्रक्चर के बारे में बताया हुआ है कि डीएनए डबल हेलिक्स होता है, सही है, हेलिकल शेप में होता है। हेलिक हमारे पास यूँ जो हमने वायरस वगैरह में पढ़े थे वही, बस हेलिक में गोल गोल घूम के नीचे वो जो नहीं चुटियाँ बांधते हैं, उसी तरह से दो का नीचे जा रहा है। और पेयरिंग होती है नाइट्रोजनस बेसिस की, एटी की होती है और जीसी की होती है, ठीक है। दे ऑल्सो अंडरस्टूड द फंक्शनल सिग्निफिकेंस ऑफ बेस पेयरिंग रूल्स। ये है, इट हैज़ नॉट escaped our notice that the specific pairing we have postulated immediately वगैरह वगैरह, इसको छोड़ दें। और अब हमारे पास जो ये है, their exact copying of DNA is called duplication of DNA occurs before cell division in S phase। S phase के अंदर हमारा जो इंटरफेस का पार्ट है, पहले ही कल भी देते हैं, G1 पे कुछ नहीं होता है, S phase, फिर हमारे पास G2 phase। तो S phase में हमारे पास कोई आया, हाँ सही है। तो एस फेज़ में हमारे पास ये सारा काम हो रहा होता है, मतलब डीएनए की डुप्लीकेशन या रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो हमारे पास कॉपीज ऑफ डीएनए बन जाते हैं टू फॉर्म एन अदर डीएनए बाय फॉलोइंग बेस पेयरिंग रूल्स। दीज टू स्ट्रैंड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, ईच हैव इंफॉर्मेशन टू रिकंस्ट्रक्ट द अदर। एग्जाम्पल, ईच ओल्ड स्ट्रैंड वर्क एज टेम्पलेट मोल्ड फॉर अदर। सम एंजाइम्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोसेस। यहाँ पे ये चीज़ें लिखी हुई, इनको छोड़े, बस इसमें ये बताया गया कि डिस्पर्सिव मॉडल में हमारे पास ये हुआ था, इतना लंबा नहीं किया हो इसको। फिर हमारे पास कंजर्वेटिव में क्या हो रहा है और हमारे पास सेमी कंजर्वेटिव में क्या हो रहा है। अगर पूरा का पूरा कंजर्वेटिव चलेगा तो हमारे पास कोई नई चीज़ बनेगी ही नहीं। अगर डिस्पर्सिव हमारे पास चल रहा है तो हमारे पास इंटरमीडिएट में सारी चीज़ें आके घुस जाएंगी। जैसे कि यहाँ ये वाला आप लोग देख रहे हैं, ये वाला बीच वाला, ये हमारे पास इंटरमीडिएट में आके घुस जाएंगी, ना ऊपर होंगी जब हम सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे, ना बिल्कुल ऊपर होंगी ना बिल्कुल नीचे होंगी, बीच में कहीं पड़ी हुई होंगी। तो ये भी हमारे पास नहीं आ रहा था, लेकिन हमारे पास ऐसे आ रहे थे कि एक स्ट्रैंड हैवी वाला आ रहा था पूरा और एक हमारे पास थोड़ा पतला वाला आ रहा था। तो हमारे पास ये N15 N14 का एक्सपेरिमेंट चल रहा था, हमने पहले भी किया था, इसको भी हम आगे देख भी लेंगे। लेकिन चले, इधर से समझ नहीं आ रहा, तो कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव, डिस्पर्सिव मॉडल है, ठीक है। कंजर्वेटिव मॉडल, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द पेरेंटल डबल हेलिक्स रिमेन्स इन कॉन्टैक्ट, मतलब न्यू कुछ भी नहीं बनेगा, सब कुछ वैसे का वैसा था, बस उसको कॉपी पेस्ट कर दिया है। लेकिन हमें तो सेमी कंजर्वेटिव चाहिए ना। और डिस्पर्सिव मॉडल में क्या हुआ, इन दिस मॉडल ऑल 4 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आफ्टर रेप्लिकेशन हैव मिक्सचर ऑफ ओल्ड एंड न्यू डीएनए। इसमें भी ओल्ड एंड न्यू है, इसमें भी ओल्ड एंड न्यू है, सेमी कंजर्वेटिव में भी, डिस्पर्सिव में भी। लेकिन डिस्पर्सिव में क्या हुआ कि हमारे पास जो जब प्रोजेनी आना शुरू हुई ना, फिलियल जनरेशन, तो वो बीच में आ रही थी। मतलब हमारे पास बीच में क्या आता है, मतलब 50 के बीच में 25 है ना, तो ये 25 पे आके इसका सारा रुक रहा था, लेकिन 25 पे ऐसा होना चाहिए। लेकिन डिस्पर्सिव मॉडल क्रॉस हो गया कि 25 पे नहीं आ रहा था, कोई 20 पे रुक रहा था, कोई 35 पे रुक रहा था। तो हमारे पास ये एक वो आएगा, सेमी कंजर्वेटिव हो सकता है कि कुछ है कुछ पुराना है। तो इसमें भी यही बात है, इसमें भी यही है, लेकिन इसमें बोला था कि पूरा बीच में आ जाएगा। ऑल 4 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आफ्टर रेप्लिकेशन है मिक्सचर ऑफ ओल्ड एंड न्यू डीएनए। लेकिन हमारे पास ये वाला सही है, इसको देख लेते इसमें क्या है ऐसी बात। द टू स्ट्रैंड्स, बस एमसीक्यू में ये आएगा कि कौन सा मॉडल हमारे पास सही है, डीएनए किस तरह से रिप्लिकेट करता है। ये तीनों आपको ऑप्शन दे देंगे या तो एक नन ऑफ दीज दे देंगे। तो बस आपको सेमी कंजर्वेटिव टिक लगाना, फिर भी एक बार देख लेते हैं। द 2 स्ट्रैंड्स ऑफ पेरेंटल डीएनए मॉलिक्यूल एक सेपरेट होते हैं एंड ईच फंक्शन एज टेम्पलेट फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। अभी मनीष मल्होत्रा ने एक साड़ी बनाई, तो उसका एक टेम्पलेट हमारे पास होगा, तभी तो हम उसका रेप्लिका बनाएंगे ना अपनी शादी में पहनने के लिए। मैं तो नहीं, लेकिन खैर आप लोग। इट मीन्स द 2 डॉटर सेल्स, द 2 डॉटर मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ रेप्लिकेशन ईच कंटेंट 1 पेरेंटल ओल्ड एंड 1 न्यूली फॉर्म डीएनए स्ट्रैंड। एक तो पहले से पड़ा हुआ है, दूसरे जब हमारे पास एंजाइम्स आएंगे, जिसकी डीएनए हेलिकेज है, डीएनए पॉलीमरेज है, हमारे पास ये सारे आएंगे, तो नए अलग अलग ना न्यूक्लियोटाइड ना उसके ऊपर उसके सामने लगा के लगाना शुरू कर देंगे। इससे ये पता चलता है कि हमारे पास एक तो पुराना था, उसके बाद हमने एक नया उसके सामने ही अटैच कर दिया। फिर हमारे पास लैगिंग में भी हमने ये किया, लीडिंग में भी यही किया।
तो लीडिंग और लैगिंग अलग अलग हुए, फिर लीडिंग के ऊपर एक और लग गया और लैगिंग के ऊपर एक और लग गया, फिर ट्विस्ट हुए, फिर बनना शुरू हो गए। तो हमारे पास एट द एंड ऑफ द डे ये हमारे पास कंक्लूजन आया कि हमारे पास पेरेंटल और डॉटल दोनों मिले हुए, जिसकी माँ और बेटी एक में है और दूसरे में बाप और बेटी दूसरे में है। तो ऐसे हमारे पास कंजर्वेटिव सेमी कंजर्वेटिव मॉडल हमारे पास आ गया। सही है, ये हमारे पास पूरे नामों को दफा करें। वॉटसन क्रिक मॉडल है। दे ग्रू बैक्टीरिया फॉर सेवरल जनरेशंस इन अ मीडियम कंटेनिंग हैवी आइसोटोप्स ऑफ नाइट्रोजन 15। इन दिस वे द डीएनए ऑफ बैक्टीरिया वर इवेंचुअली डेंसर देन N14, मतलब डेंसर होता है। हमने ये सीजियम क्लोराइड में ये कहते हैं, सीजियम क्लोराइड का यहाँ पे जिक्र है, पता नहीं है। तो they then transfer the growing cells to a new medium containing lighter isotopes of nitrogen and harvest the DNA at various intervals। ये मेरे ख्याल से बहुत ही आसान बात है, इसको बताना नहीं पड़ेगा। At first the bacteria grow in N15 produce all DNA contained N15, but the bacteria grow in N14 manufacture DNA with only N14 in their DNA। मतलब जो पहला एक्सपेरिमेंट हुआ बैक्टीरिया को जब हमने ग्रोथ कराया तो हमारे पास जितने भी प्रोजेनी वगैरह आ रहे थे उनमें N15 ही था, और दूसरी तरफ हम जो बैक्टीरिया को ग्रो करवा रहे थे N14 वाले मिक्सचर में जब हमारे पास बच्चे आ रहे थे तो वो भी N14 वाले ही थे, तो इनमें कोई मसला नहीं आ रहा था। फिर आफ्टर वन राउंड ऑफ रेप्लिकेशन दिस बैक्टीरिया वो ट्रांसफ़र फ्रॉम N15 टू N14। क्यों? हमारे पास जो पिछला वाला था पेरेंटल डीएनए उसके ऊपर तो N15 मौजूद है, लेकिन जब नया वाला आ रहा है वो तो नॉर्मल कंडीशन में आ रहा है ना, उसके लिए तो हमने अलग से कोई काम नहीं किया ना उसके ऊपर करवाने के लिए, जिसकी एक प्रोसेस लैब में हुआ N15 लेबल कर दिया। लेकिन जो अब नॉर्मल प्रोसेस को करवा रहे हैं उसको रेप्लिकेट करवाने के लिए बैक्टीरिया को, तो जब नया वाला बनना शुरू होगा तो वो तो N14 का ही बनेगा ना। तो इसी वजह से एक राउंड के बाद N15 टू N14 हो गया। द डेंसिटी ऑफ द, और डेंसिटी और वॉल्यूम का कोई ताल्लुक नहीं, ठीक है। द डेंसिटी ऑफ द बैक्टीरियल डीएनए हैज़ डिक्रीज्ड टू वैल्यू इंटरमीडिएट बिटवीन ऑल लाइट आइसोटोप्स एंड ऑल हैवी आइसोटोप्स ऑफ डीएनए। तो मतलब हमारे पास ये कंक्लूजन है कि हमारे पास जो डेंसिटी है बैक्टीरियल डीएनए की वो डिक्रीज़ हुई, एक्चुअल डिक्रीज़ हुई हमारे पास। फिर एक हमारे पास इंटरमीडिएट बिल्कुल 25 पे नहीं, लेकिन थोड़ा और 25 से ऊपर 25 से नीचे हमारे पास ऑल लाइट आइसोटोप्स और ऑल हैवी आइसोटोप्स हमारे पास आना शुरू हो गए। जैसे कि लाइट आइसोटोप हमारे पास 20 पे आके रुक गया, और हमारे पास जो जब हमने सेंट्रीफ्यूगेशन कर लिया गोल गोल उनको घुमाया, और जो हमारे पास 35 और 40 पे आ रहा है तो हमारे पास N15 आ रहा है। तो इस तरह से उन्होंने घुमाना शुरू किया। अनदर राउंड ऑफ रेप्लिकेशन 2 डेंसिटी क्लासेस वर ऑब्जर्व्ड, 1 इंटरमीडिएट एंड 1 and other light isotopes corresponding to DNA that include none of the heavy isotopes। मतलब फिर एक और हमने जब राउंड करवाया तो हमारे पास एक इंटरमीडिएट वापस आना शुरू, मतलब एक के ऊपर N14 है, दूसरे स्ट्रैंड के ऊपर N15 है, और दूसरा हमारे पास बिल्कुल ही N14 एक तरफ है, दूसरी तरफ भी N14 ही है, कोई उसमें नई बात नहीं आई है। These either indicated that each daughter DNA duplex possessed one of the labeled heavy strand of parental molecule। वही बात, when this hybrid duplex replicated it contributed to one heavy strand to form another hybrid duplex and one light strand to form a lighter duplex। फिर हमारे पास जब सेकंड प्रोजेनी थी, जब उसने अपने रिप्लिकेशन स्टार्ट किया, या हाँ रिप्लिकेशन जब स्टार्ट किया तो N15 हमारे पास एक के ऊपर था और N14 था, वो दोनों अलग अलग हुए। फिर हमारे पास जो नॉर्मल फिनोमिना की तरह N14 आके लेबल होने शुरू हुए, N14 वाले और N15 वाले N15 के ऊपर आके जब बनना शुरू हुआ तो एक स्ट्रैंड बन गया इंटरमीडिएट का, और जब हमारा दूसरा स्ट्रैंड था जो कि नॉर्मल था N14 वाला, N14 के ऊपर वापस N14 बनना शुरू होगा, फिर हमारे पास बिल्कुल ही N14 वाला आना शुरू हो जाएगा। इसी तरह से एक सीक्वेंस मैनर हमारे पास चलता रहेगा। फिर एट द एंड ऑफ द डे हमारे पास बिल्कुल एक कोने में बच जाएगा, बाकी सारा नॉर्मल फिनोमिना की वजह से बिल्कुल ही ब्लू हो जाएगा। और हमारे पास ये देख लें, जिसकी N15 था हमारे पास, फिर जब एक बार हमने रिप्लिकेशन करवाई नॉर्मल वाले के साथ, हमने इस वाले को N15 को N14 के साथ मिक्स करवा दिया। फिर हमारे पास क्या हुआ, N14 और N15 का एक मिक्सचर इंटरमीडिएट डेंसिटी का आ गया। फिर जब हमने ये रेड वाले को अलग करवाया और ये ब्लू वाले को अलग करवाया, तो ब्लू के ऊपर ब्लू आना शुरू हो गया, ये बन गया हमारे पास, और रेड के ऊपर या पर्पल के ऊपर हमारे पास ब्लू आना शुरू हो गया। फिर हमारे पास N15 N14 आया और N14 आया। फिर जब हमने इस DNA एक स्ट्रैंड को अलग करवाया, फिर एक स्ट्रैंड को अलग करवाया,
फिर रिप्लिकेशन हुई तो एक ये बन गया, एक ये बन गया, N14 और इसका भी हमने यही किया तो N14 और हमारे पास कोने में बिल्कुल एक बच गया। तो यहाँ पे ये करके यहाँ पे दिखाया हुआ B है। सही है। प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। अब हमारे पास आ जाती है रेप्लिकेशन शुरू कैसे होती है। तो हमारे पास यहाँ पे जितने भी आप लोगों को ये नज़र आ रहे हैं हेलिकेज है, डीएनए गायरेज है, वैसे गायरेज में कोई एमसीक्यू नहीं आता। रेप्लिकेशन बबल है, सिंगल स्ट्रैंड, SSBP भी हम इनको बोलते हैं, वैसे SSB लिखा हुआ है। रेप्लिकेशन फॉर्क, ये जो हमारे पास जो हाईलाइटेड मटेरियल है ना, ये सब हमारे एमसीक्यू में आता है। ठीक है, तो हम ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास अभी ऐसे तो नहीं है कि एक डीएनए पड़ा हुआ था मज़े से और एक मैं मुझे तो तुम्हारे ऊपर एक काम करना है, टीलोमेर से मैं शुरू करूँगा। तो टीलोमेर से क्यों शुरू करेगा? टीलोमेर के ऊपर तो AT और GC है ही नहीं, कहाँ से काम करेगा? फिर वो सेंट्रोमेयर पे जाके बोलेगा गिर गया, फिर वो सेंट्रोमेयर पे जाके बोलेगा सेंट्रोमेयर में आ गया, सेंट्रोमेयर बोलेगा इधर क्यों आया हो, जैसे तुम्हारा काम ही नहीं है। फिर उसको अपना ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ढूंढना है। यहाँ पर हमारे पास सिर्फ H बॉन्ड का जिक्र किया हुआ, लेकिन मैं आप लोगों को कहूँगा अगर आप लोग अपनी इजीनेस की लिखना है तो लिख लीजिएगा। तो हम ऐसे वैसे यहाँ से शुरू करते हैं, फिर मैं इजीनेस बता दूँ तो क्या है। द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स स्टार्ट इन स्पेसिफिक साइट कॉल्ड ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। इन प्रोकैरियोट्स अ सिंगल ओरिजिन साइट हैविंग अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। करेक्ट, सिंगल ओरिजिन होती है प्रोकैरियोट्स के अंदर। कहाँ इतने सारे सेल्स हो गए, तो एक ही साइड पे तो बेचारा जिंदा है और उसका सर्कुलर डीएनए है इतना, तो डेंस भी नहीं है, तो उसके ऊपर मदे से ये सारा काम हो जाता है। इन यूकैरियोट्स ईच क्रोमोसोमल डीएनए हैज़ हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशंस। सही है, क्योंकि हमारा अगर मैं बिछा दूँ 7 फुट का होता है हमारा डीएनए, उसका थोड़ी 7 फुट का है। और द एंजाइम हेलिकेज, अभी वैसे हम यहाँ से ये वाली डायग्राम को करेंगे तो आसानी होगी, लेकिन डायग्राम समझ भी तो आए, तो इसलिए हमें पहले वर्डिंग करनी पड़ेगी। तो हेलिकेज से पहले एक बात आप लोग याद रखें कि हमारे पास जो एडेनाइन और थाइमीन होता है ना, एडेनिन और थाइमीन के बीच में ना 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, और ग्वानाइन और साइटोसिन के बीच हमारे पास ना 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। तो आप लोग अब मुझे बताइएगा, मैं आप लोगों से क्वेश्चन कर, तो मैं चैट बॉक्स खोल देता हूँ, तो आप लोग मुझे बताएं 2 हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना ईजी है, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना ईजी है? सही, बिल्कुल करेक्ट। 2 को तोड़ना हमारे पास इजी है ना। तो हमारे पास एडेनाइन और थाइमीन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पता है कैसे पता चलेगा? तो जब हमारे पास जो एंजाइम्स घूम रहे होंगे ना, प्रीकर्सर एंजाइम्स और प्रीकर्सर प्रोटीन्स, तो वो जाएंगे, वो देखेंगे कि कहाँ पे एडेनिन और थाइमीन ज़्यादा है। जहाँ पे एडेनिन और थाइमीन ज़्यादा होंगे ना बॉन्डिंग वाली जगह, तो वहाँ हमारे पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा। क्यों? वहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड्स कम है, तो उनको तोड़ना ईजी होगा उनके लिए। हमें थोड़ी कम एनर्जी लगानी पड़ेगी, वरना 3 हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी लेनी पड़ेगी। इसलिए हमारे पास जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, हमारे पास AT, एडेनाइन या एडेनिन और थाइमीन से होता है। प्लीज़ ये नोट कर लीजिएगा, आप लोगों को सेल में मसला नहीं होगा। मेरी तो मनहूस टीचर की वजह से मुझे मसला हुआ था, आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। द एंजाइम हेलिकेज रिकॉग्नाइज दीज ओरिजिन साइट्स एंड ओपन द टर्न ऑफ डीएनए डुप्लेक्स बाय ब्रेकिंग हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स। सही है, एक तरफ यूँ जा रहे हैं, एक तरफ यूँ आ रहे हैं, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है। हेलिकेज आएगा, बोलेगा मैं आ गया, मैं हूँ आप लोगों की, कौन हो सकती है? ये हस्बैंड वाइफ है, ये खुश हैं। बीच में जो बुआ बैठी हुई है जिसकी शादी नहीं हो रही, उसको गुस्सा आ रहा है, बोली मेरी खुद की नहीं हो रही। ये भाई आता है घर पे, सीधे भाभी के अपने कमरे में घुस जाता है वहाँ पे, अब तो मैं बीच में फसाद डालूंगी। तो क्या हो जाता है, जो फूफों का काम भी होता है, तो वो क्या करती हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड जितने पक्के पक्के प्यारे प्यारे बॉन्ड होते हैं ना, उनको तोड़ना शुरू करती है बिटवीन कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स। इन दिस वे 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर सेपरेटेड। स्ट्रैंड्स हमारे पास सेपरेट हो गए। एंड अदर एंजाइम डीएनए गायरेज, वापस से इंपॉर्टेंट एंजाइम नहीं है, अगर छोड़ना है तो दफा कर दें। ऑल्सो वर्क लिटिल अहेड द डीएनए हेलिकेज टू फैसिलिटेट द अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए डुप्लेक्स बाय रिड्यूसिंग द टेंशन क्रिएटेड ड्यूरिंग अनवाइंडिंग प्रोसेस। हमारे पास वैसे यहाँ पे डीएनए गायरेज लिखा है, इसको अगर काट के टोपोमरेज लिख देते हैं, टोपो आइसोमरेज, टोपो आइसोमरेज। वैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि आप लोगों को स्पेलिंग मसला हो, आइसोमरेज।
टोपो आइसोमेरेज का हमारे पास काम क्या होता है, डीएनए गायरेज। टोपो आइसोमेरेज का काम हमारे पास ये होता है कि वो अभी मैं कपड़ा ले लूँ या धागा ले लूँ जो डबल स्ट्रैंड में मेरे पास एक धागा, और मैंने क्या किया उसको बीच में से ना खोलना शुरू किया। मैं उसको खींचना शुरू करूँगा ना तो उसके कोने में स्ट्रेन्स आना शुरू हो जाएंगी, तो वो फट सकता है या कट सकता है। तो वो कटना और फटना ना हो इसकी वजह से टोपो आइसोमेरेज बीच में आके घुस जाता है और वहाँ पे आके जो एच बॉन्ड उनको तोड़ देता है, फिर वापस से उनको जोड़ देता है, मतलब ग्लूइंग का काम करता है। पहले तोड़ता है, सीजर्स की तरह को तोड़ देता है, फिर उसके बाद उसके एक हाथ में सीजर्स होते हैं, दूसरे हाथ में ग्लू होता है टोपो आइसोमेरेज के। तो एक हाथ से क्या करता है वो काट देता है डीएनए का स्ट्रेन, यहाँ पे स्ट्रेन आ रहा होता है, और दूसरे से वजह से खुलना शुरू हो जाएगा, वापस से ग्लू लगा के वो भाग जाएगा कि जाओ भाई बस आराम आराम से खुलते रहो, कोई मसला तुम्हें नहीं होना चाहिए। फिर ये हो गया हमारे पास। तो रिड्यूस टेंशन क्रिएटेड ड्यूरिंग अनवाइंडिंग प्रोसेस, एज अ रिजल्ट द कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए डुप्लेक्स ग्रेजुअली सेपरेट फ्रॉम ईच अदर विच फॉर्म अ बबल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड रेप्लिकेशन बबल। यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे रेप्लिकेशन बबल का आधा पार्ट दिया हुआ है, लेकिन ये हमारे पास ना ये रेप्लिकेशन बबल ना यूँ होता है हमारे पास, तो इसको बबल इसलिए बोलते हैं कि ये एक सर्कुलर स्ट्रक्चर हमारे पास ले लेता है। ठीक है, मैं यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ, ऐसे आप लोगों को कट माउस का ये कर्सर नज़र आ रहा होगी, गोल गोल घुमा रहा हूँ तो बस एक सर्कल बना लेता है, इसलिए सर्कल की वजह से इसका नाम रेप्लिकेशन बबल रख देते हैं हम। आ प्रोटीन ऑल्सो वर्क टू प्रिवेंट रीबाइंडिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। हमारे पास जो एच बॉन्ड टूटे हुए थे वो वापस से जोड़ भी तो सकते हैं ना, तो वो ऐसे ना हो पाए, इसीलिए हमारे पास सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स आती हैं। वो प्रोटीन जाती है सिंगल स्ट्रैंड के ऊपर बाइंड कर देती हैं कि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, अब मैं तुम्हें अपने पास पकड़ के रखूँगी। तो फूफो ने क्या किया कि फिर बोला वो जो हमारी एक और है ना, हमारी दूसरी चाची की बेटी या चाचू की बेटी, वो भी प्यारी, वैसे भी तुम तो मुसलमान हो, दूसरी शादी कर लो। तो इस तरह से ना सिंगल स्ट्रैंडेड ना प्रोटीन दूसरी औरत आके ना भाई के साथ बाइंड कर देती है, या तो हस्बैंड के साथ बाइंड कर देती है, और दुल्हन को दूर कर देती है। दुल्हन किससे बाइंड कर देती है, या तो जो पहली वाली भाभी होती है, फिर वो बोलती है तुम मेरे से बदतमीज़ी कर रही हो, जाओ अपने माँ बाप के घर। तो वो जो दूसरा वाला स्ट्रैंड है वो अपने माँ बाप के पास जाके वहाँ पे जाके चिपक जाती है। तो सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन का काम ये होता है कि वो आपस से कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए को आपस से जुड़ने देती, उनको दूर दूर रखती हैं। फसाद बना हुआ चाहिए, फसाद बिल्कुल ख़त्म नहीं होना चाहिए, तो नए बॉन्डिंग करनी है। ठीक है, बोथ ऑफ दिस स्ट्रैंडेड डीएनए वर्क एज टेम्पलेट फॉर न्यू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। द fork like shape is formed by two separated strands of DNA called replication fork. replication fork है कोई यहाँ पे वो तो नहीं, ये जो आप ये देख रहे हैं ना, यहाँ पे वाई शेप बना हुआ है, ये वाई शेप इज नथिंग एल्स, हमारे पास रेप्लिकेशन फॉर्क होता है। देखिए ये रेप्लिकेशन फॉर्क है, ये वाई शेप बना हुआ है ना, ये हमारे पास इसको रेप्लिकेशन फॉर्क कहते हैं। ठीक है, हमारे पास फिर ये एक रेप्लिकेशन फॉर्क बन गया। सबसे पहले क्या हुआ, हेलिकेज आया, उसने वो काटना शुरू किया। कैसे काटा, उसने हाइड्रोजन बॉन्ड देखे कहाँ पे, दो हाइड्रोजन बॉन्ड वाला 80 के बीच में, उसने उनको काटना शुरू किया। उसके आगे टोपो आइसोमेरेज आया, टोपो आइसोमेरेज ने स्ट्रेन ना बने उसको आसान करना शुरू किया। फिर वो वापस से एक दूसरे से कंबाइन ना हो जाए, तो इसलिए हमारे पास एक सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन साइन, उन्होंने उनको पकड़ के रखा तो वापस से बाइंड ना कर लें। और जब ये खुल रही थी तो हमारे पास, जब खुल रही होती है तो हमारे पास एक फॉर्क जैसी शक्ल है जिसको हम रेप्लिकेशन फॉर्क कहते हैं। अब हमारे पास ये तो ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हो गया। अब हमारे पास इलोंगेशन ऑफ न्यू स्ट्रैंड्स। हमारे पास एक बात आप लोग याद रखिएगा, जो हमारे पास ऐसे करूँगा तो आप लोग फंस जाएंगे, लेकिन यहाँ पे करके, यहाँ पे तो मास्टर ने मेंशन नहीं किया, लेकिन एक बार पढ़ना शुरू कर देते हैं फिर मैं आप लोग को बता दूंगा। इलोंगेशन ऑफ न्यू स्ट्रैंड्स, ये इतना ड्राई है और इतना मुश्किल है कि आप लोगों को मेरे ख्याल से आज इतना तक ही लिखना पड़ेगा। द फेज ऑफ रेप्लिकेशन वेयर डॉटर स्ट्रैंड्स आर फॉर्म्ड, देयर इलोंगेशन ऑफ न्यू डीएनए स्ट्रैंड्स एट रेप्लिकेशन फॉर्क इज कैटलाइज्ड बाय एंजाइम्स कॉल्ड डीएनए पॉलीमरेजेस। अब हमारे पास रेप्लिकेशन फॉर्क बन गया है, सब कुछ हो चुका है, लेकिन हमारे पास अभी तक कोई न्यू डीएनए का स्ट्रैंड आना, डॉटर स्ट्रैंड आना शुरू ही नहीं हुआ है। तो उनको लाएगा कौन, उनको डीएनए पॉलीमरेज लाएगा। तो हमारे पास 3 टाइप के डीएनए पॉलीमरेज होते हैं, फाउंड होते हैं नाम के साथ, डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2, डीएनए पॉलीमरेज 3। दे परफॉर्म 2 को अभी यहाँ से निकाल दें, हम सिर्फ 1 और 3 के यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। अभी हमारा स्प्लाइसिंग के प्रोसेस के लिए हम इस पे चले जाएंगे 1 पे, और जो स्प्लाइसिंग का प्रोसेस नहीं होगा उसको, उसके लिए हम 3 का नॉर्मल जो हमारे पास चल रहा होता है वो करते रहेंगे। ठीक है, तो हमारे पास स्प्लाइसिंग अभी यहाँ नहीं हो रही, लेकिन
एक मिनट ना सब्र करें, वो आएगा तो मैं बता दूंगा। दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस ड्यूरिंग दिस इलोंगेशन फेज। द इलोंगेशन ओनली टेक्स प्लेस फ्रॉम 3 प्राइम, ये डैश नहीं है प्राइम है, फ्रॉम 3 प्राइम एंड ऑफ रेप्लिकेशन फॉर्क स्ट्रैंड। तो हमारे पास ये जो चल रहा है ना, ये वाला ऊपर वाला, तो हमारे पास ये ऊपर वाला सिर्फ ये सिंगल को ले, यहाँ पे जो डबल बन रहा है ना, इसको अभी दबा करें, जो सिंगल स्ट्रैंड निकल रहा है ना, ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, 3 to 5। 3 से अब हम बड़ाई की तरफ जा रहे हैं ना, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो इसलिए हमारे पास लीडिंग स्ट्रैंड है। 5 से हम 3 के ऊपर आ रहे हैं, किसी बच्चे के नंबर आ रहे हैं 3 to 5 पे वो चला गया, 5 नंबर का पेपर था, उसके पहले 3 आ रहे थे, अब उसके 5 आ रहे हैं, तो अब लीड करना शुरू कर दिया। और एक बच्चा टॉपर है, बच्ची 5 में से 5 ला रही थी, अब वो वापस से 3 के ऊपर जा रही है, तो मतलब उसके ऊपर कुछ लैगिंग आ रही है, लैग करी ना वो कुछ, तो इसलिए वो इस लैगिंग स्ट्रैंड के अंदर है। काश किसी ने मुझे ऐसे पढ़ाया होता। तो 3 to 5 और 5 to 3, तो 5 to 3 बनाने के लिए फिर हमें मेहनत भी करनी पड़ेगी, लेकिन ये हमारे पास कंटिन्यूस चल रहा होगा, क्योंकि लीड कर रहे हैं ना, लीडिंग मज़े से ऊपर फ्लैट जा रही है, कोई मसला नहीं हो रहा है। तो हमारे पास डायरेक्शन 3 से शुरू होगी। द इलोंगेशन ओनली टेक्स प्लेस फ्रॉम 3 प्राइम एंड ऑफ रेप्लिकेशन फॉर्क स्ट्रैंड, दस अ न्यू डीएनए स्ट्रैंड इलोंग ओनली इन द डायरेक्शन ऑफ 5 to 3। अब एक बात आ जाती है, अभी तुमने 3 to 5 बोला, अब क्या हो रहा है कि 5 to 3 मैंने कहाँ से बोला, तो ये साइड है हमारे पास जो पेरेंटल है वो तो 3 to 5 चल रहा है, लेकिन हमारे पास जो यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज आ रहा है वो फिर यहाँ पे अगर 5 है तो 5 के आगे क्या लगा देगा, 3 लगा देगा, फिर 3 के आगे फिर वापस से फिर वो 5 आना शुरू हो जाएगा, तो फिर 5 to 3 हमारे पास वापस से न्यू स्ट्रैंड बन रहा है। पहले हमारे पास क्या था लीडिंग स्ट्रैंड 3 to 5, अब जो नया वाला बन रहा है वो 5 to 3 बनना शुरू हो जाएगा, सही है। वैसे यहाँ पे ये वो नहीं है, मैं आप लोगों का भी इसके बाद एक यूट्यूब की वीडियो भेजूँगा, तो आप वो यूट्यूब की वीडियो 5 मिनट की है या ज़्यादा 3 मिनट की है, वो 3 से 5 मिनट वाली वीडियो आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को बिल्कुल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। वैसे आप कुछ लोगों को पता भी होगा वो वीडियो के बारे में। Along one template strand, the DNA polymerase synthesizes a continuous DNA strand by elongating the DNA in 5 to 3 direction, सही है, called leading strand, सही है। To elongate other new strand of DNA polymerase work along the template away from the replication fork and synthesize short segment of DNA। तो हमारे पास ये तो अब मज़े से एक DNA polymerase यहाँ पे लगा और ये मज़े से चल रहा है, लेकिन और इसकी डायरेक्शन देख रहे हैं, इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, तो ये इसीलिए कंटिन्यूस प्रोसेस में जा रहा है, लेकिन हमारे पास लैगिंग स्ट्रैंड इस तरफ से जा रहा है, तो हमारे पास ये कंटिन्यूस नहीं है, ये डिसकंटिन्यूस है। यहाँ पे तो 3 to 5 चल रहा है, लेकिन हमारे पास 5 to 3 तो हम यूँ चला रहे हैं, लेकिन ये यूँ चल रहा है, तो इसमें कुछ तो मसला है ना दया। तो अब हमें इस मसले की भी बात करनी है। तो हमारे पास ये जो लैगिंग स्ट्रैंड होता है, बस इतना याद रखें कि लैगिंग स्ट्रैंड छोटे छोटे फिर फ्रेगमेंट्स बीच में बनाता है, प्राइमर के बीच में फिर वापस से डीएनए पॉलीमरेज आता है। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे एक प्राइमर लगा, प्राइमर के आगे पूरा डीएनए पॉलीमरेज शुरू हो जाएगा, दांग के बोल रहा हूँ, जब तक हमारे पास टीलोमेयर आ जाएगा एंड पार्ट, वो चलता रहेगा। एक ही प्राइमर लगा है, फिर एक ही डीएनए पॉलीमरेज आके शुरू हो जाएगा, लेकिन हमारे पास यहाँ पे प्राइमर बार बार लगेंगे। प्राइमर जब बार बार लगेंगे तो हमें पे बार बार डीएनए पॉलीमरेज चाहिए होगा। और यहाँ पे अगर डीएनए पॉलीमरेज की टाइप नहीं लिखी हुई तो आप लोग याद मत करिएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये जो नया स्ट्रैंड बना है इसको हम लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं, और हमारे पास जो बीच बीच में जो प्राइमर्स है ना, उनको हम ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स कहते हैं, ठीक है। ईच सेगमेंट कंटेन्स 100 to 200 न्यूक्लियोटाइड इन यूकैरियोटिक सेल। दीज सेगमेंट्स आर ज्वाइंड बाय एंजाइम कॉल्ड डीएनए लाइगेज। तो हमारे पास जो ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स हैं और मतलब प्राइमर है, और प्राइमर के साथ हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज है, तो उनके बीच में बॉन्डिंग को कौन जोड़ के रखेगा। जब हम प्राइमर को भी निकाल देंगे वापस से डीएनए पॉलीमरेज आएगा, वो डिसकंटिन्यूस को कंटिन्यूस कर देगा प्राइमर्स को निकालने के बाद। तो कौन करेगी ये सारा काम, पक्का चिपकाने वाला कि वापस से अलग ना हो जाए, भाग ना जाए, तो डीएनए लाइगेज करेगा टू फॉर्म। इसी वजह से जो बहू थी उसका तलाक हो गया, वो अपने माँ बाप के पास रह रही है, तो ये बात पक्की हो जाए, तो इसलिए पप्पो ने क्या कि तावीज़ें खल कर दी, और जो नई वाली आई फिर उसके साथ भी उसके लिए भी तावीज़ें खल कर दी। वो तावीज़ें खल करने वाला लाइगेज है। इतना काला जादू करके मैं पढ़ा रहा हूँ, टू अल्लाह मुझे माफ़ करे। टू फॉर्म अ न्यू सिंपल डीएनए स्ट्रैंड, दिस इज़ कॉल्ड लैगिंग स्ट्रैंड, सही है। मतलब लाइगेज का काम, लाइगेज इज़ अ ग्लू, ठीक है। लाइगेज का काम सिर्फ ग्लू का, टोपो आइसोमरेज है, वो पहले काटेगा फिर ग्लू करेगा ना, लाइगेज का काम सिर्फ ग्लू ही ग्लू करना है।
तो इसलिए बोलते हैं इन द वर्ल्ड फुल ऑफ हेलिकेज बी अ लाइगेज, मतलब जो रिश्ते तोड़ने वाला होता है वो हेलिकेज होता है और रिश्ते जोड़ने वाला लाइगेज होता है। तो इन अ वर्ल्ड फुल ऑफ हेलिकेज बिकम अ लाइगेज। आप लोग ये अपनी स्टोरी पे लगा दें, आप लोगों के नॉन मेडिकोज वाले होंगे वो पकड़ ही नहीं पाएंगे आप लोगों ने क्या बोला, फिर आप लोग फ्लेक्स मारिएगा। फिर प्राइमिंग डीएनए सिंथेसिस, अब हमारे पास प्राइमिंग है। द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्ट्रैंड इज कॉल्ड इलॉन्गेशन, नए स्ट्रैंड को बनाने को हम इलॉन्गेशन कहते हैं। टेक्स प्लेस बाय एन एंजाइम कॉल्ड डीएनए पॉलीमरेज। द डीएनए पॉलीमरेज कैन नॉट वर्क इन द एब्सेंस ऑफ द न्यूक्लियोटाइड ऑलरेडी प्रेजेंट ऑन टेम्पलेट स्ट्रैंड, सो द न्यूक्लियोटाइड मस्ट बी एडेड टू द एंड ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चेन कॉल्ड प्राइमर। तो हमारे पास जो ऑलरेडी जो हमारे पास जो ये वाला पड़ा हुआ है ना, इसके यहाँ पे हमारे पास एक प्राइमर आके अटैच हो जाएगा। मैंने आप लोगों को पहले बताया बेटा, प्राइमर को रिकॉग्नाइज करते हुए देखिएगा डीएनए पॉलीमरेज, अच्छा यहाँ प्राइमर है तो प्राइमर के आगे मुझे काम करना है, तो ये बिना कर्सर के बिना किसी सिग्नल के काम नहीं कर सकता। तो पहले प्राइमर अटैच होगा, प्राइमेज नाम का एक एंजाइम होता है वो प्राइमर बनाता है, प्राइमर आके यहाँ पे अटैच होगा, फिर प्राइमर के आगे डीएनए पॉलीमरेज अटैच होगा, फिर डीएनए पॉलीमरेज सीधा लंबा जाना शुरू हो जाएगा। द प्राइमर इज अ शॉर्ट पीस ऑफ आरएनए, वैसे आप आरएनए प्राइमेज भी कह सकते हैं, which is about 10 nucleotide long in eukaryotes. Only one primer is required for polymerase to begin synthesis of new DNA. लेकिन कौन सा वाला लीडिंग स्ट्रैंड में, लेकिन लैगिंग स्ट्रैंड में हमें हंड्रेड्स ऑफ प्राइमर्स चाहिए, क्योंकि हमारे पास बार बार डायरेक्शन तो यूँ मूव कर रही है ना हेलिकेज की, यूँ खुल रहा है, लेकिन हमारे पास लैगिंग स्ट्रैंड बन किस तरफ रहा है, इस तरफ बन रहा है, मतलब इन कंटिन्यू नहीं बन रहा है, इन डिसकंटिन्यू बन रहा है। तो हमें बार बार यहाँ पे प्राइमर्स लगाने पड़ेंगे ताकि हमारा डीएनए अच्छी सीक्वेंस में जाए और वीडियो में आप लोगों को सही समझ भी आ जाएगा, क्योंकि हमें मैं तो वीडियो नहीं बना सकता ना। टाइप्स ऑफ डीएनए पॉलीमरेज एंड देयर फंक्शन, हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज 1 है, डीएनए पॉलीमरेज 2 है, माशाल्लाह डीएनए पॉलीमरेज 3 भी है, फिर हमारे पास टर्मिनेशन है, फिर हम इसको वाइंड अप करते हैं ना। टाइप्स ऑफ डीएनए पॉलीमरेज एंड देयर फंक्शन, फिर हमारे पास 3 किस्म के डीएनए है। DNA polymerase, it performs the function of replacement of RNA primer by DNA nucleotide during termination phase. termination phase में हमारे पास क्या होता है, जो DNA polymerase 1 का काम है, ये DNA polymerase 3 का जो काम है, पहले DNA polymerase 3 का काम कर लेते हैं। मेन एंजाइम ऑफ रेप्लिकेशन विच परफॉर्म elongation and formation of new daughter strand, इसका काम क्या होता है। डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पे जो हम एंजाइम की बात कर रहे हैं ना, यहाँ पास डीएनए पॉलीमरेज 3 काम कर रहा है, यहाँ पे जो मेन काम करा रहा है इलॉन्गेशन में और फॉर्मेशन करा रहा है न्यू स्ट्रैंड्स की, ठीक है। तो वही काम हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज 1 भी करा है, लेकिन डीएनए पॉलीमरेज 1 क्या करा रहा है, जो हमारे पास प्राइमर है उनको नॉकआउट करा रहा है, पंच मार मार के उनको भगा दे रहा है, फिर उनके जगह पे क्या लगा रहा है, वापस से प्राइमर को हटा के हमारे पास डीएनए न्यूक्लियोटाइड लगा रहा है। रिप्लेसमेंट ऑफ आरएनए प्राइमर बाय डीएनए न्यूक्लियोटाइड ड्यूरिंग टर्मिनेशन फेज, सही है। तो हमारे पास पहले कौन काम करता है, 3 करता है, फिर 1 करता है। अब हम 2 का देख लेते हैं। वैसे ही तीनों प्रूफ रीडिंग करते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इसका काम प्रूफ रीडिंग लिखा हुआ है, क्योंकि अगर एक डीएनए पॉलीमरेज है वो थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ, क्योंकि हमारे पास तो इतने सारे हमारे पास वो चल रहे हैं ना मैकेनिज्म्स, तो कोई गलती भी तो हो सकती है ना, तो गलती को ख़त्म कैसे करेंगे, तो प्रूफ रीडिंग ही होता है। बोलते हैं कि रिवीजन कर लो एक बार, जब पेपर आप कर लेते तो एक बार रिवीजन कर लो, कुछ गलत किए तो काट के सही कर दो। तो इसका काम ये होता है कि इट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रूफ रीडिंग, ऑल्सो परफॉर्म द रिपेयरिंग ऑफ डीएनए डैमेजेस थ्रू आउट द लाइफ टाइम। तो हमारे अंदर डीएनए के डैमेजेस आ रहे हैं और प्रूफ रीडिंग हो, तो मतलब डीएनए डैमेज हुआ बीच से, ए के आगे मुझे टी लगा दिया, ए के आगे मैंने जी लगा दिया, ओहो अब क्या करें, तो डीएनए पॉलीमरेज 2 आएगा, ए के ऊपर ए कौन सा है, फिर हमें पता चलेगा किस तरफ गलती है, तो देगा ए तो पहले से बना हुआ है, तो जी नया अभी भी लगा है, तो जी को नॉकआउट कर देगा और उसकी जगह क्या लगा देगा, टी लगा देगा। तो हमारे पास प्रूफ रीडिंग का काम डीएनए पॉलीमरेज 2 करता है मेनली। हमारे पास टर्मिनेशन आ जाता है। बिफोर टर्मिनेशन वन ऑफ द टाइप ऑफ डीएनए पॉलीमरेज परफॉर्म प्रूफ रीडिंग। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इट रिमूव्स रॉन्ग न्यूक्लियोटाइड इफ इट इज एडेड मिस्टेकनली, ठीक है। ड्यूरिंग टर्मिनेशन फेज रिप्लेसमेंट ऑफ प्राइमर बाय डीएनए न्यूक्लियोटाइड एंड ज्वाइनिंग ऑफ ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट इन लैगिंग स्ट्रैंड अकर, मतलब ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट को हटा देना है, और मतलब ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट जो हमारे पास ये है ना प्राइमर से, इनको हटा देना है, फिर ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स को जोड़ देना है। फिर हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज 1 आएगा, ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स को जोड़ेगा, लेकिन हमारे पास बीच में फिर भी फॉस्फोडाइस्टर के बीच में एक थोड़ा सा ना एंड खुला हुआ रह जाएगा, तो उस एंड को फिल कौन करेगा, डीएनए लाइगेज आके हमारे पास फिल कर देगा कि बिल्कुल पक्का वाला लग जाए। तो हमारे पास द प्राइमर न्यूक्लियोटाइड्स आर रिमूव्ड एंड डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स
आर रिप्लेस्ड बाय डीएनए पॉलीमरेज 1, इट परफॉर्म्स डुअल फंक्शन, एग्जाम्पल एक्सोन्यूक्लियस एंड पॉलीमरेज। पॉलीमरेज का आपको पता है ना, एक बहुत ज़्यादा चीज़ों को एक साथ लगा देना, और एक्सोन्यूक्लियस हमारे पास ये होता है कि बीच में कोई गलती है ना, न्यूक्लियस नाम का एक एंजाइम होता है, वो बीच से उनको काट के भगा देता है। तो एक्सोन्यूक्लियस आके प्राइमर्स को काटता है, उसको कौन लेके आता है? डीएनए पॉलीमरेज 1 लेके आता है एक्सोन्यूक्लियस को। एक्सोन्यूक्लियस का काम क्या है? वो जहाँ जहाँ पे गलती है और जहाँ जहाँ पे प्राइमर है ना, प्राइमर को काट देगा, कैंची की तरह काट देगा और उनको बाहर निकाल देगा। उनकी जगह कौन आएगा? डीएनए पॉलीमरेज 1 आएगा, फिर उसको उस जगह को फिल कर देगा, टर्मिनेशन के वक्त उसको फिल कर देगा, और जो कोने वाले जगह हमारे पास रह जाएंगे उन कोनों को कट तो कर दिया, डीएनए पॉलीमरेज भी लगा दिया। अभी कोनों को कौन लगाएगा? कोनों में ऐसा क्या है? डेंगू। तो हमारे पास जो ये एक ऐड याद आ गई मुझे, तो कौन चिपकाएगा? तो हमारे पास डीएनए लाइगेज जलाएगा कि चिपकाएगा। तो हमारे पास ये है, द ज्वाइनिंग ऑफ ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट टेक्स प्लेस बाय डीएनए लाइगेज एंजाइम, सो अ कंटिन्यूअस स्ट्रैंड डीएनए इज सिंथेसाइज्ड। सही है। यहाँ पास है डीएनए हेलिकेज एंड सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, रेप्लिकेशन फॉर्क बनता है। फिर हमारे पास सिंथेसिस ऑफ लीडिंग स्ट्रैंड होता है, प्राइमेज लगता है। फिर डीएनए पॉलीमरेज 3 काम करता है। फिर इलॉन्गेशन होती है, डीएनए पॉलीमरेज 1 का काम है। फिर रिमूवल ऑफ प्राइमर और रिप्लेसमेंट ऑफ डीएनए न्यूक्लियोटाइड पॉलीमरेज 1। फिर हमारे पास यहाँ पे सिंथेसिस ऑफ लैगिंग स्ट्रैंड पॉलीमरेज होता है। फिर प्राइमिंग फॉर ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट होता है, डीएनए पॉलीमरेज 3 करता है। फिर इलॉन्गेशन कौन करता है? फ्रेगमेंट्स को डीएनए पॉलीमरेज 3 करता है। फिर रिमूव कौन करता है? हमारे पास आरएनए प्राइमर्स को डीएनए न्यूक्लियस करता है हमारे पास, पॉलीमरेज 1। फिर हमारे पास ज्वाइनिंग ऑफ ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स को कौन करता है? हमारे पास लाइगेज करता है। यहाँ पे हमने प्राइमर को हटा तो दिया और हमने रिप्लेस भी कर दिया, लेकिन अब इनको भी कौन चिपकाएगा? लाइगेज आके चिपकाएगा। यहाँ पर उन्होंने ये नहीं लिखा हुआ है, बड़ी बुरी बात है। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए एज अ प्रोसेस स्टेबिलिटी एंड वेरिएबिलिटी। तो हमारा अभी जो वो हमने टॉपिक पढ़ा, मुझे लगता है बहुत डीप है, बहुत सारे लोगों ने कैच कर लिया होगा, बहुत सारे लोगों ने कैच नहीं किया होगा। तो आप लोग